दोस्तों ये स्टोरी का 43वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जाकर के चेकआउट करें। कियान ने कहा, कैसे भूल सकता हूँ मैं उस दिन को, आज भी याद है मुझे वह दिन, कैसे दोनों बाप बेटे ने मिलकर मौत का खेल खेला था। उस दिन का जिक्र होते ही दोनों एक बार फिर 5 साल पहले की बातों को याद करने लगे। 5 साल पहले जब कियान के कानों में बच्चे की रोने की आवाज गई तो कियान ने बच्चे के रोने की आवाज सुनकर एकदम से अपनी आंखें खोली। अब सुहानी के चीखने की आवाज आना बंद हो गई थी और बच्चे के रोने की आवाज गूंज रही थी। वह आवाज सबके होठों पर एक स्माइल ले आई थी। कियान तिरछा मुस्कुराया। शिव ने खुश होते हुए अर्पित से कहा, फाइनली अर्पित, मैं चाचा बन गया। अर्पित ने भी उसे गले लगाते हुए कहा, मैं भी। कियान दोनों को घूर कर देख रहा था। वे दोनों एक दूसरे को बधाई देते हुए एक दूसरे से गले मिल रहे थे। उन्हें देखते हुए उसने मन ही मन खुद से कहा, पापा मैं बना हूँ, कांग्रेचुलेशन। यह दोनों एक दूसरे को देखो कर रहे हैं क्या? इन्हें नहीं लगता कि इन्हें मुझे भी कांग्रेचुलेशन कहना चाहिए? दोनों गले मिलकर एक दूसरे से अलग हुए और कियान की तरफ देखने लगे। जैसे ही दोनों ने कियान की तरफ देखा तो उसके होठों से हंसी गायब हो गई। आशी और अर्पित को तीखी नजरों से देख रहा था। वहीं उधर मुंबई में जब टेंशन में ओटी रूम के बाहर खड़े सभी लोगों ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो उनके होठों पर भी हंसी तैर गई। सबके होठों पर हंसी थी, पर रिहान वह अभी भी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ खड़ा था। उसे अपने बच्चे के साथ इस दुनिया में आने की खुशी तो थी, पर उसे सिवी की चिंता ज्यादा सता रही थी। वह अपने बच्चे को पाकर सिवी को नहीं खोना चाहता था। ओटी रूम में जैसे ही डॉक्टर खन्ना बाहर आए तो रेहान ने क्यूरियस होते हुए जल्दी से पूछा, सिवी कैसी है? डॉक्टर खन्ना ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, फिलहाल वह अनकॉन्शियस है, पर अच्छी बात यह है कि प्रीमेच्योर डिलीवरी में भी आपका बेटा नॉर्मल बच्चों की तरह ही हेल्दी है। डॉक्टर खन्ना के मुंह से यह सारी बातें सुनकर रिहान की खुशी का ठिकाना नहीं था। सभी ने डॉक्टर खन्ना की बातें सुनी थी और तभी वे सभी रेहान को बधाई देने लगे। दूसरी तरफ सुहानी भी होश में आ गई थी। उसने आंखें खोलते ही कियान को अपने सामने देखा। कियान ने झुककर सुहानी के माथे पर अपने होठों से छू लिया। सुहानी, जिसकी नजर अब किसी और को देखने के लिए तरस रही थी, उसका ध्यान आज कियान पर नहीं था। वह यहाँ वहां देखते हुए अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। कियान उसकी बेचैनी को समझ रहा था। वह उठा और पालने से एक छोटे बच्चे को संभालकर अपनी गोद में लिया। फिर सुहानी के पास आकर उसने बच्चे को सुहानी की गोद में दे दिया। सुहानी के होठों पर स्माइल आ गई और उसके चेहरे पर सुकून बिखर गया। उसकी आंखों में इतनी ममता भरी थी कि एक आंसू की बूंद उसकी आंख से निकलकर उसके गाल पर आ गई। उसने धीरे से अपने होठों से उस फूल जैसे नाजुक बच्चे के माथे को चूमा और नम आंखों से उसे देखते हुए कहा, यह हमारा बच्चा है कियान, हमारा बेबी, हमारा प्रिंस। सुहानी को इतना खुश देखकर वह भी खुश था। यही मोमेंट उधर रेहान और सिवी भी एक साथ जी रहे थे। सुहानी, जिसकी आंखें अभी भी अपने बच्चे पर ही थी, कि तभी जैसे उसे कुछ याद आया और उसने सवालिया नजरों से कियान को देखा और एक बार फिर पूरे रूम को देखने लगी। थक हार कर सुहानी ने फिर से उसकी तरफ देखा तो कियान ने धीरे से अपने सिर को नामे हिला दिया और अपनी पलकें झुका ली। यह देखकर सुहानी अवाक रह गई। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसे ऐसा फील हुआ जैसे किसी ने उसकी आवाज छीन ली हो। तभी वह अपने शरीर की सारी ताकत इकट्ठी कर जोर से चिल्लाई और रोते हुए बेहोश हो गई। कियान ने जल्दी से उसे संभाला। सुहानी के नॉर्मल होते ही वह उसके और अपने बच्चे के साथ वापस मुंबई के लिए निकल गया। वह इस शहर में एक सेकंड के लिए भी और रुकना नहीं चाहता था, जिस शहर ने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा दुख दिया था। एक हफ्ते बाद सिवी फिर से उठकर अपने पैरों पर खड़ी हुई। राघव के सिवी को धक्का देने की वजह से उसे इंटरनल इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से उसे उठने बैठने में प्रॉब्लम होने लगी थी। ऐसे ही 10 दिन बीत गए और कायरो और शिवन्या ने जैसे जिंदगी से हार ही मान ली थी। उनके जीने की इच्छा जैसे खत्म ही हो गई थी। एक्सीडेंट के 15 दिन बाद वह दोनों ही सबको छोड़कर चले गए। कियान ने एक बार फिर उसी दर्द को महसूस किया जो उसे 4 साल की उम्र में मेघना के जाने के बाद हुआ था। एक बार फिर कियान के सिर से माँ का साया छिन गया था। सिवी और रेहान भी इस दर्द को महसूस कर रहे थे। कुछ और दिन इसी दुख में बीत गए और 1 महीना हो गया। आज बच्चों के नामकरण करने की पूजा थी। सभी पूजा में मौजूद थे। दादाजी, कायरो और शिवन्या के जाने के बाद विला आ गए थे। दोनों बच्चों के साथ उनका मन भी लग रहा था और अपनी बहू और बेटों को खोने का दुख थोड़ा कम हो गया था। वह अभी कियान और सुहानी के बच्चे को अपनी गोद में लिए खिला रहे थे। सुहानी पूजा में अकेले ही बैठी थी और कियान साइड में खड़ा होकर देख रहा था।
तभी पंडित जी ने दादाजी की तरफ देखकर कहा, अब बच्चे के कान में उसका नाम बोलिए। पंडित जी की बात सुनकर दादाजी मुस्कुराने लगे और उन्होंने झुककर बच्चे के कान में कहा, विहान, विहान ओबराय। सभी स्माइल करते हुए दादाजी और विहान को देख रहे थे। तभी सुहानी ने उठकर दादाजी की गोद से विहान को ले लिया तो शिवी ने दादाजी की गोद में अपने बेटे को रखते हुए कहा, दादाजी, इस नन्हे शैतान का नाम भी आप ही रखेंगे। उसकी बात पर दादाजी मुस्कुराने लगे। रिहान भी उन्हें देखकर हंस रहा था और फिर दादाजी ने शिवी के बेटे के कान में कहा, रूहान, रूहान सिंह राठौर। दादाजी की बात सुनकर सभी के होठों पर स्माइल और गहरी हो गई। इस खुशी को महसूस कर यशिका ने अपने स्टमक पर हाथ रखा और ऋत्विक एक इम्पोर्टेंट इंजरी के लिए यूएस गया था, पर वह यशिका की डिलीवरी के टाइम से पहले वापस आने वाला था। विहान और रूहान ने सभी के दुख को कम कर दिया और सभी उनकी खुशी में, उनकी खिलखिलाहट में धीरे धीरे सब भूलने लगे। ऋत्विक आज आ गया, पर अभी भी यशिका की डिलीवरी में 1 हफ्ता थे। जूनियर डॉक्टर को इस दुनिया में आने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, इसलिए वह भी विहान रूहान की तरह समय से पहले ही आ गया था। और फिर उसका नामकरण भी दादाजी ने किया और उसका नाम रचित सिंघानिया रखा। इस 1 महीने में सब ने बहुत कुछ देखा था। खुशी के साथ साथ गम का साया भी आया था। प्रेजेंट टाइम पुरानी बातों को याद करते हुए कियान और रिहान दोनों ही अपने अतीत की यादों से बाहर आए और रिहान ने गुस्से में अपने हाथ को बाउंड्री वाल पर पटकते हुए कहा, कहाँ छुप कर बैठा है, यह कब पता चलेगा हमें उसके ठिकाने का। कियान उसकी बात पर बोला, बहुत जल्द हमें उसका पता चल जाएगा। रिहान बोला, बस एक बार उसका पता चल जाए, फिर उसका दी एंड मैं अपने हाथों से करूंगा। उसका साथ देते हुए कियान बोला, राजीव रायचंद, तू तब तक जिंदा है जब तक मुझे तेरा पता नहीं चल जाता। जिस दिन मुझे अब पता चला वह दिन तेरा इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। कुछ देर और बातें करके दोनों सोने चले गए। विहान अपने घर में कियान और सुहानी के साये में एक राजकुमार की जिंदगी जी रहा था और घर पर सो रहा था, तो वहीं किसी और की जिंदगी में जैसे कांटे बिछे थे। फुटपाथ पर सो रहे दोनों छोटे बच्चे ठंड से कांप रहे थे। कुछ आवाजें और शोर सुनकर फुटपाथ पर सो रहे सभी बच्चे उठ गए और कुछ लोगों को देखकर सभी इधर-उधर भागने लगे। वह बड़ा बच्चा गौतम का हाथ पकड़े उससे साथ लिए भाग रहा था कि तभी अचानक ही भागते हुए उसके कदम रुक गए। गौतम ने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम भाग क्यों नहीं रहे हो, वह हमें पकड़ लेंगे, चलो। वह बड़ा बच्चा अपनी आंखें बंद कर सोच रहा था। फिर कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें खोली और गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, बहुत भाग लिया मैं इन लोगों से, अब बारी इनकी है। वह बच्चा बड़ा पीछे मुड़ा और अपने पीछे भाग रहे आदमियों के सामने खड़ा होकर उन्हें घूरने लगा। गौतम डर से उसके पीछे छुप गया। वह आदमी जो बच्चों को पकड़ने आए थे, दरअसल वे लोग एक गैंग के आदमी थे। वह लोग बच्चों को पकड़कर ले जाते थे और उनके आर्गन्स निकाल कर बेच देते थे। फिर उन्हीं बच्चों को फिजिकली हैंडीकैप्ड करके उन्हें बच्चों से भीख मंगवाते थे। सभी एक लोकल गैंग के आदमी थे। उस बच्चे को खुद से न डरते देखकर और उसे खुद को घूरते देखकर उस गैंग के एक आदमी ने कहा, क्या बे, घूर क्या रहा है, तुझे डर नहीं लगता, हमसे चल भाग, अब जब तू भागेगा तभी तो तुझे पकड़ने में मजा आएगा। यह बोलकर वह हंसने लगा और अपने हाथ में पकड़ी हॉकी स्टिक को फेंककर उस बच्चे को मारना चाहा, पर तभी उस बच्चे ने हॉकी स्टिक को कैच कर लिया और एक पत्थर हवा में उछाला और उस पत्थर को हॉकी स्टिक से उसने किक किया। वह पत्थर सीधा जाकर उस आदमी के सिर पर लगा। पत्थर लगते ही उस आदमी के सिर से खून बहने लगा। तभी उस आदमी के पीछे खड़े और आदमी बच्चे को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, पर तभी गौतम एक एक कर बहुत सारे पत्थर हवा में उछालने लगा और वह 5 साल का बच्चा हॉकी स्टिक से एक एक कर सभी पत्थर को हिट करने लगा। वह आदमी जो उन्हें पकड़ने आए थे वह सभी जमीन पर घायल पड़े थे। उन सभी को घायल देखकर वह बच्चा अपने होठों को तिरछा कर धीरे से मुस्कुराया। उसकी यह मुस्कुराहट प्राइस लिस्ट थी जो उसके लुक्स में 4 चांद लगा रही थी। यह देखकर गौतम ने खुश होते हुए कहा, तूने तो कमाल कर दिया भाई, यह लोग हमें कितना मारते थे और आज इन लोगों को ही हमने मारा। उस 5 साल के बच्चे ने भी उन आदमियों को दर्द में तड़पते हुए देखकर कहा, हम इनसे जितना डरेंगे यह लोग हमें उतना ही डराएंगे। यह कहकर वह जाने लगा तो गौतम ने उसके साथ चलते हुए कहा, हम कहाँ जा रहे हैं। उसके पूछने पर उस 5 साल के बच्चे ने चलते हुए ही कहा, वहीं जहाँ जाने के बाद हम सब सेफ रहेंगे। इस बात पर गौतम ने ना समझी से कहा, मैं कुछ समझा नहीं, तू सीधे सीधे बताना हम कहाँ जा रहे हैं। उस 5 साल के बच्चे ने गौतम की तरफ देखकर तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, गौतम, इस दुनिया में जीने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं, पैसा और पावर, और हमारे पास यह दोनों ही नहीं है।
अपनी बात बोलकर वह बच्चा आगे बढ़ गया और गौतम उसके पीछे पीछे चलने लगा। समय आगे बढ़ा और 1 महीना और बीत गया। इस बीते 1 महीने के साथ 2 चीजें हुई। कियान और राजीव के ठिकाने का पता चल गया, तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र जेल से आजाद हो गया। जैसे ही कियान को राजीव के ठिकाने के बारे में पता चला तो वह बिना एक पल की देरी किए उसके ठिकाने पर पहुंच गया। राजीव कियान के कदमों में पड़ा था। उसकी हालत कियान और रिहान ने कुछ ऐसी कर दी थी कि वह अब हिल भी नहीं पा रहा था। रेहान ने उसके ऊपर गन तानते हुए कहा, तूने बहुत से लोगों की जिंदगी खराब की है ना, बहुत से लोगों को अनाथ बनाया है ना। कभी सोचा था तूने कि तेरे साथ एक दिन ऐसा होगा, तेरा अंत ऐसा होगा, अंत और मेरा। यह बोलते हुए राजीव हंसने लगा और कियान को देखते हुए उसने कहा, कियान क्या तू भी यही सोच रहा है कि यह अंत है, या तुम दोनों के लिए अंत होगा? पर मेरे लिए यह शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जिसका अंत तेरी मौत से होगा। कियान उभरा। राजीव ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, तू एक दिन मुझ तक पहुंच जाएगा, या मैं पहले से जानता था। तो जैसे ही मुझे मारेगा तेरी मौत भी तुझे ढूंढते हुए तेरे पास आ जाएगी। यह बोलकर राजीव एक बार फिर हंसने लगा। कियान और रिहान दोनों समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इस बात का क्या मतलब हो सकता है। राघव को तो उन्होंने मार दिया था, फिर कौन ऐसा है जो दोनों से राजीव की मौत का बदला लेगा? इसके इतने कॉन्फिडेंट होने की पीछे की वजह क्या है? रिहान ने धीरे से कियान से कहा। उसकी बात पर कोई प्रतिक्रिया न करते हुए कियान ने राजीव से कहा, मैं नहीं जानता कि तेरे इस कॉन्फिडेंट होने के पीछे की वजह कौन है, पर तेरे मरने के बाद वह मेरे सामने आ तो जाएगा ना, या तेरी तरह ही छुपकर वार करेगा? उसकी बात पर राजीव ने कुटिल मुस्कान अपने होठों पर लिए कहा, क्यों तुझे डर लग रहा है? कियान ओबराय द डेविल, इसी नाम से सब तुझे जानते हैं ना? यही नाम सबके दिलों में खौफ बनकर बैठा है ना? जो सबके दिलों में खौफ बनकर बैठा है, आज उसे ही डर लग रहा है। डर, अब यही डर तेरे चेहरे पर देखने के लिए मेरी आंखें कब से तरस रही थी। कियान ने उसकी बातों के जवाब में अपनी गन की सारी बुलेट उसके अंदर भर दी। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष एक गोदाउन में चुप कर बैठा था। अभी हमें यही रहना होगा, बाहर पुलिस हमें ढूंढ रही है, कैसे भी करके हमें यह शहर छोड़ना होगा। राका ने डरते हुए अपनी बात रुद्राक्ष के सामने रखी तो उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी को भींचा और दांत पीसते हुए कहा, कियान ओबराय, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तेरी वजह से आज मैं इस हालत में हूँ। या बोलते हुए उसके होंठ गुस्से में कांप रहे थे और उसका पूरा चेहरा गुस्से में लाल हो गया था। रुद्राक्ष के हाथों में और कपड़ों पर खून के छींटे थी। ऐसा लग रहा था कि वह खून की होली खेलकर आया हो। हाँ, उसने खून की होली तो खेली थी जब उसे एक जेल से दूसरे जेल में फांसी की सजा देने के लिए शिफ्ट किया जा रहा था। तभी उसके आदमियों ने उसे बचाने के लिए अटैक कर दिया। राजीव ने पुलिस वालों की बंदूक से ही उन्हें मार दिया और खुद उनके खून में रंग गया। वहीं ध्रुव को रुद्राक्ष के जेल से बाहर आने का बेसब्री से इंतजार था। उसे जैसे ही पता चला कि रुद्राक्ष आजाद हो गया है तो वह खुश हो गया। राका से कांटेक्ट कर वह रुद्राक्ष के पास पहुंच गया। रुद्राक्ष को खून में सना देकर ध्रुव की आंखें फटी की फटी रह गई। ध्रुव वही शख्स है जो राजीव के लिए काम करता है। राजीव के कहे अनुसार उसके मरने के बाद ध्रुव राजीव का मैसेज लेकर रुद्राक्ष के पास आ गया। रुद्राक्ष को खून में लथपथ देखकर ध्रुव की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। ध्रुव को अपने सामने देखकर रुद्राक्ष भी हैरान था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रुद्राक्ष ने सवाल किया, पर ध्रुव की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह रुद्राक्ष को सच बता सके। ध्रुव ने उसकी हैवानियत अपनी आंखों से देखी थी। वह एक क्रूर निर्दयी जानवर था जो कभी भी किसी को भी बेरहमी से काट देता था। राजीव ने रुद्राक्ष को एक नजर बना दिया था। उसके दिल में रहम, दया, भावना जैसी कोई चीज नहीं थी। ध्रुव ने डरते हुए एक पेन ड्राइव को रुद्राक्ष के हाथों में दे दिया। यह क्या है? रुद्राक्ष ने पेन ड्राइव को देखते हुए पूछा। ध्रुव ने डरते हुए कहा, आप एक बार इसे देख लीजिए। यह सुनकर रुद्राक्ष ने वह पेन ड्राइव राका के तरफ बढ़ा दी। वे लोग जिस गोदाउन में थे वह रुद्राक्ष की सीक्रेट जगहों में से एक था जहां उसकी सुविधा का सारा सामान था। राका ने कुछ ही मिनटों में पेन ड्राइव में छुपे राज को बाहर लाने का इंतजाम किया। रुद्राक्ष अभी भी सिर झुकाए बैठा था। जैसे ही उसके कान में राजीव की आवाज गई तो उसने सिर उठाकर स्क्रीन पर चल रही राजीव की वीडियो को देखा। राजीव ने वीडियो में कहा, रुद्राक्ष, तुम हमेशा यही सोचते थे कि मैंने तुम्हें सड़क से उठाकर पाला, तुम्हें एक नई जिंदगी दी, पर यह सच नहीं है। जिसे आज तक तुम मेरा एहसान समझते आ रहे हो वह एहसान नहीं है, मेरा फर्ज और तुम्हारा हक था जिसे मैं तुम्हें बताए बिना निभा रहा था। रुद्राक्ष एकटक स्क्रीन पर चल रही राजीव की वीडियो को देख रहा था। वीडियो में राजीव ने आगे कहा, हाँ, तुम मेरे ही बेटे हो, मेरा अपना खून जिसे अब तक मैंने सबसे छुपा कर रखा था।
तुम मेरे जायज बेटे नहीं हो, तुम मेरी नाजायज औलाद हो। तुम्हारे जन्म के बाद ही तुम्हारी माँ यह दुनिया छोड़कर चली गई थी। तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें अपनाया क्यों नहीं, और तुम्हें आज यह सब क्यों बता रहा हूँ। जब तुम यह वीडियो देख रहे होगे तो समझ लेना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। हाँ, मेरे मरने के बाद ही तुम्हें यह सच पता चलेगा। रुद्राक्ष ने तीखी नजरों से ध्रुव की तरफ देखा तो ध्रुव ने पलकें झुकाते हुए सिर धीरे से हाँ में हिला दिया। और रुद्राक्ष ने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। एक बार फिर से राजीव की बातों ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया और राजीव ने वीडियो में आगे कहा, कियान ओबराय हमारी बर्बादी की वजह है और हमारा सालों पुराना दुश्मन। कियान का नाम लेते हुए राजीव ने शुरू से एंड तक की सारी कहानी उस वीडियो में क्लिप में बता दी थी, जिसे सुनकर रुद्राक्ष की आंखों में गुस्सा दिखने लगा। उसने अपनी मुट्ठी को इतनी जोर से भींचा कि उसकी नसें उभर गईं और रुद्राक्ष का खून इतनी तेजी से खौल रहा था कि वह पसीने से भीग गया। उसने बेहद नफरत और गुस्से में दांत पीसकर कहा, कियान ओबराय। रुद्राक्ष को इतने गुस्से में देखकर ध्रुव और राका दोनों ही 2 कदम पीछे हट गए। राजीव ने वीडियो में आगे कहा, मैंने तुम्हें छुपाया क्योंकि मैं तुम्हें उसकी नजरों से बचाकर रखना चाहता था। तुम मेरा वह हथियार हो जिसके बारे में कियान भी नहीं जानता। तुमने वह कहावत तो सुनी होगी ना, रुद्राक्ष की लोहा ही लोहे को काटता है। हाँ, तुम वही लोहा हो जो कियान को काटेगा। तुम्हें आना होगा और इस दुनिया में मेरी जगह लेनी होगी, क्योंकि तुम रुद्राक्ष रायचंद्र राव हो। तुम्हें मुझ पर गुस्सा भी आ रहा होगा, पर तुम्हें यह करना होगा रुद्र, क्योंकि तुम मेरा खून हो, मेरे अपने बेटे हो। तुम्हें यह करना ही होगा। रुद्राक्ष वीडियो खत्म होते ही रुद्राक्ष जोर से ही कियान का नाम लेकर चिल्लाया। जहां एक तरफ रुद्राक्ष को अपने अस्तित्व का, अपनी असली पहचान का सच पता चला था, तो वहीं दूसरी तरफ कियान हाथ में पकड़ी फाइल को बंद करके रखते हुए उठा और अपने होठों को तिरछा कर धीरे से मुस्कुराया। दोनों हाथ पैंट की जेब में डाले कियान स्टडी रूम से निकलकर बाहर आ गया। गार्डन में सुहानी और विहान दोनों बास्केटबॉल खेल रहे थे। कियान दोनों को देखकर धीरे से मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। विहान की तेज चीखने पर कियान का ध्यान अपनी ओर खींचा। विहान गिर गया और उसके घुटने पर चोट लगने की वजह से खून बहने लगा था। सुहानी जल्दी से विहान के पास जाने के लिए आगे बढ़ी, पर तभी उसे एहसास हुआ जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। उसने पलट कर देखा और कियान को अपना हाथ पकड़े देखकर चौंक गई। फिर वह उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, छोड़िए मेरा हाथ कियान, यह आप क्या कर रहे हैं? विहान को चोट लगी है, मुझे उसके पास जाना है। यह बोलते हुए लगातार कियान से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वहीं कियान ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए मना कर दिया, उसे जाने से मना कर दिया। वह यह देखकर हैरान रह गई और रुआसी आवाज में बोली, विहान रो रहा है, उसे दर्द हो रहा है। कियान, आप मुझे उसके पास क्यों नहीं जाने दे रहे? कियान ने उससे नजरें हटाकर विहान को देखा तो जो अभी भी नीचे गिरा हुआ था और उठने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। यह देखकर सुहानी रोते हुए बोली, छोड़ो मुझे, उसे खुद उठने दो। सुहानी, कियान ने कहा तो सुहानी उसकी तरफ देखने लगी। तभी कियान ने उसकी आंखों में देखते हुए आगे कहा, अगर आज हमने उसकी मदद की तो वह कभी खुद से उठ नहीं पाएगा। उसे खुद की मदद खुद ही करने दो। उसकी बात सुनकर सुहानी रोते हुए विहान को देखने लगी। विहान उठने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर तक स्ट्रगल करने के बाद विहान खुद ही उठकर खड़ा हो गया और धीमे धीमे कदमों से चलकर सुहानी के पास आने लगा। कियान ने भी अब अपनी पकड़ सुहानी पर ढीली कर दी, इसलिए सुहानी उसका हाथ झटक कर जल्दी से उसकी पकड़ से आजाद होकर विहान के पास गई और उसे गले से लगाते हुए अपनी गोद में उठा लिया। फिर विहान को बेंच पर बैठाकर वह उसके आंसू पोंछने लगी। मम्मा, बस 2 मिनट में आई बेटा, अब रोना नहीं। यह बोलते हुए सुहानी फर्स्ट एड किट लेने के लिए अंदर चली गई। उसके जाने के बाद कियान विहान के पास आया और अपने घुटने के बल उसके सामने बैठ गया। अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके जख्म को साफ करते हुए कियान ने कहा, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? उसके पूछने पर विहान ने धीरे से अपने सिर को ना में हिला दिया। फिर कियान ने उसे समझाते हुए कहा, विहान, एक बात याद रखना बेटा, यह एक शुरुआत है। आज तुम पहली बार गिरे हो, पर आगे चलकर ना जाने तुम कितनी ही बार गिरोगे और तुम्हें खुद ही उठना होगा। जिंदगी में कभी भी किसी से भी कोई उम्मीद मत रखना कि वह आकर तुम्हारी मदद करेगा। मुझसे भी कोई उम्मीद मत करना। तुम्हें खुद अपनी मदद खुद करनी होगी और डरना तो बिल्कुल नहीं। तुम जितना डरोगे लोग तुम्हें उतना ही डराएंगे। विहान का रोना अब बंद हो गया था। वह बड़े ध्यान से कियान की बात सुन रहा था। कियान उसे वह शिक्षा दे रहा था जो बहुत कम लोग ही अपने बच्चे को देते हैं। कियान ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा,
तुम अपने भाई बहनों में सबसे बड़े हो। बड़े होने से जो तुम्हें इज्जत मिलेगी, उसके साथ बड़े होने की जिम्मेदारियों को भी तुम्हें निभाना होगा। तुम्हें उन सब का ख्याल रखना होगा, उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा, पर तुम किसी से कभी उम्मीद मत करना कि कोई तुम्हारा ख्याल रखेगा। तुम्हें सबके साथ साथ अपना ध्यान खुद रखना होगा। जो जिम्मेदारियां तुम्हें मिलेंगी वह सभी तुम्हें अच्छे से निभानी होंगी। कियान अपनी बात खत्म करके उठा और मुड़कर देखा तो सामने सुहानी खड़ी थी। उसकी आंखों में एक शिकायत थी जिसे वह भी बखूबी समझ रहा था। कियान दोनों माँ बेटे के बीच नहीं आना चाहता था, इसलिए वह चुपचाप वहां से चला गया। सुहानी वहीं बैठकर विहान के जख्म पर फर्स्ट ऐड करने लगी। वहीं दूसरी तरफ किसी और के शरीर पर भी जख्म थे, पर उन जख्मों पर मरहम लगाने वाली माँ उसके पास नहीं थी। उसी 5 साल के बच्चे के जख्मों को देखकर गौतम ने पूछा, तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है क्या? वह बच्चा बोला, हाँ हो रहा है। गौतम बोला, तो तू रो क्यों नहीं रहा है? यह सुन वह बच्चा तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, क्यों, रोने से मेरा दर्द कम हो जाएगा क्या? गौतम उसकी बात पर हैरानी से उसे देखता रह गया और उसे देखते हुए ही कहा, तू बहुत अजीब है यार, कौन है तू? इस बात पर वह उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराकर रह गया। वहीं उधर मुंबई में 4-5 ब्लैक कलर की कार सड़क पर दौड़ रही थी। तभी वह सारी गाड़ियां अचानक से रुक गई। अभी उन्हें रुके हुए कुछ ही सेकंड हुए थे कि तभी सबसे आगे वाली कार ब्लास्ट हो गई। उसके पीछे की बाकी की 4 गाड़ियां भी एक एक करके ब्लास्ट हो गई। 20 साल बाद कहते हैं, जब जंगल का राजा अपना सिंहासन छोड़ता है तो गीदड़ भी अपनी औकात दिखाना शुरू कर देते हैं और जंगली भेड़िए तो आपस में ही उस सिंहासन को हासिल करने के लिए लड़ने लगते हैं। जिस शहर से हर तरह के क्राइम को खत्म करके कियान ने उसे एक साफ सुथरा शहर बना दिया था, तो उसके जाने के बाद एक बार फिर से गैर कानूनी धंधे और क्राइम रेट बढ़ गया था। मुंबई का डेविल क्या गया। एक बार फिर मुंबई में छोटी छोटी गैंग अपनी पावर दिखाने लगी। अपना दबदबा बनाए रखने के लिए वे लोग आपस में ही भिड़ने लगे। किसी एक को पूरी मुंबई चाहिए थी। यह लालच और मुंबई पाने की चाहत उन्हें आपस में ही लड़ा रही थी। शिव अपने घर में एक बड़ी सी तस्वीर के सामने खड़ा उस तस्वीर को देख रहा था। उस तस्वीर में उसकी भी झलक दिख रही थी। तभी एक और शख्स की झलक उस तस्वीर में दिखने लगी, तो शिव ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने शिवा खड़ा था। शिवा को एक नजर देखकर वह वापस से उस तस्वीर की तरफ मुड़ गया और उसे देखते हुए बोला, तुझे पता है ना शिवा, जब शिमला में मेरे साथ वह हादसा हुआ था तो सब ने मान लिया था कि मैं मर गया हूँ। किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं जिंदा भी बच सकता हूँ। फिर भाई को विश्वास था कि मैं जिंदा हूँ और एक दिन वापस जरूर आऊंगा। या बोलते हुए वह शिवा की तरफ पलटा और उसे देखते हुए बोला, क्या तू भी सब की तरह यही मानता है कि नहीं? रहे उसकी बात पर शिवा ने धीरे से सिर को ना में हिला दिया। फिर शिव ने आगे कहा, तू देखना शिवा, एक दिन वापस भाई आएंगे। मेरा दिल कहता है कि भाई जिंदा है, भाई एक दिन जरूर आएंगे। तभी उसे बीच में रोकते हुए शिवा ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें पहले से सब पता था कि कुछ होने वाला है। यह सुनकर शिव की भौहें तन गई और वह उसे घूरकर देखते हुए बोला, तू कहना क्या चाहता है शिवा? उसके सवाल पर शिवा उस दिन को याद करने लगा जब वह हादसा हुआ था। 20 साल पहले सुहानी के साथ विहान भी कार में बैठ रहा था, पर तभी कियान ने उसे रोकते हुए कहा, तुम इस कार में नहीं उस कार में आओगे। विहान ने धीरे से ओके कहा और चुपचाप चला गया। विहान ने कभी कियान के सामने जिद नहीं की, वह चुपचाप उसकी बातें मान लेता था। वह शिव और आंसू के साथ उसकी कार में जाकर बैठ गए। शिवा ड्राइविंग सीट पर बैठने गया तो कियान ने उसे रोकते हुए कहा, आज मैं खुद ड्राइव करूंगा, तुम जाकर शिव की कार ड्राइव करो। शिवा ने हाँ में सिर हिलाया और जाने लगा। तभी कियान ने फिर से उसे रोकते हुए कहा, बी केयरफुल। यह सुनकर वह सोचने लगा, आज से पहले कभी कियान ने उसे बी केयरफुल नहीं कहा था, फिर आज क्यों कहा? यह सोचते हुए वह जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और शिव की कार ड्राइव करके वहां से चला गया। उधर कियान अपनी कार खुद ड्राइव कर रहा था। उसके बगल में सुहानी बैठी थी। वह मुस्कुराते हुए उसी को देख रही थी। क्योंकि कार सबसे पीछे थी, वह शिवा के साथ आगे बैठा था। आंसू विहान के साथ पीछे बैठी थी। तभी शिवा ने अचानक से रूट चेंज कर लिया। यह देखकर शिव ने उससे पूछा, तूने रूट क्यों चेंज किया? जैसे ही शिव ने यह सवाल किया तो दूसरे रूट पर चल रही गाड़ियां एक एक करके ब्लास्ट होने लगी। शिव यह देखकर चौंक गया और उसने जल्दी से कहा, शिवा कार रोक, भाई की कार ब्लास्ट हुई है।
पर उसके कहने का शिवा पर कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि उसने कार की स्पीड को और तेज कर लिया था। एक एक करके वह सभी गाड़ियां ब्लास्ट हो रही थी। शिव कोशिश कर रहा था कि कैसे भी वह कार को रोके, पर तभी शिवा ने एक हाथ से उसकी गर्दन पर वार किया और वह बेहोश हो गया। शिवा जितनी फास्ट ड्राइव कर सकता था, वह इतनी फास्ट ड्राइविंग करके वहां से निकल गया। बैक सीट पर बैठे विहान ने भी उस एक्सीडेंट को अपनी आंखों से देखा था। उसके मुंह से कुछ नहीं निकला, पर एक आंसू की बूंद उसकी आंख से निकलकर उसके गाल पर आ गई थी। उस हादसे को देखकर आंसू सदमे में चली गई थी। उसने विहान को कसकर पकड़ा हुआ था और उसके सिर को अपने सीने में छुपा रखा था। दोनों उस दिन की यादों से बाहर आए। तभी शिव ने शिवा को सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, तूने उस दिन कार क्यों नहीं रोकी थी? क्योंकि उन्होंने मना किया था। उन्होंने कहा था कि एक बार कार स्टार्ट करने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रास्ते में कार कभी नहीं रोकूं। मैं बस उनके आदर्श को फॉलो कर रहा था। शिवा ने सिर झुकाए हुए कहा। शिव उससे नजरें हटाकर एक बार फिर सुहानी और कियान की तस्वीर देखने लगा। तभी शिवा ने सवाल किया, हम वापस कब जा रहे हैं? शिवा ने वीर को देखते हुए कहा, बहुत जल्द हम हमारे घर वापस जाएंगे। जहां एक तरफ छोटी छोटी बैग्स आपस में भिड़ गई थी, तो वहीं छोटी सी एक गैंग जिसने 20 सालों में अपने कद को इतना ऊंचा कर लिया था कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अब उसकी अपनी एक अलग ही पहचान बन गई थी। उस गैंग का एक लीडर था जिसका नाम जोरावर था। जोरावर पावर में आते ही इंडिया छोड़कर न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गया था। आज जोरावर को इंडिया छोड़े 10 साल हो गए थे। अब वह न्यूयॉर्क से ही सारे काम करता था। उसके पास एक ऐसा हथियार था जिसके दम पर वह दुनिया जीतना चाहता था, और उसका वह हथियार जो उसके दिल के बेहद करीब था, जिसे वह अपने बेटे से बढ़कर मानता था, उसका नाम विवान था। जंगल में एक लड़का एक लड़की को अपनी बाहों में उठाए चल रहा था। वह लड़की नफरत से उस लड़के को घूर रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद लड़के ने लड़की को बिना वार्निंग दिए छोड़ दिया। लड़की नीचे गिरते ही चीख पड़ी। कुछ समय पहले मुंबई एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट जेट लैंड हुआ, जिसके अंदर से एक हैंडसम पर्सनालिटी बाहर आई। बिजनेस सूट और आंखों पर चढ़ा ब्लैक शेड। वह शख्स बहुत हैंडसम लग रहा था। उस शख्स का ऑरा ही कुछ अलग था। उसे देखते ही उसके आसपास खड़े गार्ड ने उसे सैल्यूट किया। वह शख्स जैसे ही अपनी कार की तरफ बढ़ा कि तभी वहां 4-5 कार आकर उन कार्स में से निकल रहे लोगों के हाथ में वेपन्स थे। उन आदमियों ने कुछ ही सेकंड में उन सभी गार्ड को मार दिया था। उस शख्स के ऊपर गन पॉइंट करके बोले, चलो हमारे साथ। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप जाकर उनके साथ कार में बैठ गया। उस आदमी का किडनैप हो चुका था, पर उसके माथे पर एक शिकन तक नहीं थी। वह आराम से उन लोगों के साथ चला गया। चेयर पर बैठा हुआ आदमी सामने खड़े आदमी को स्माइल किए जा रहा था। उस शख्स को स्माइल करते देखकर सामने खड़े आदमी ने कहा, विहान ओबराय, सोचा नहीं था तू इतनी आसानी से हमारे कब्जे में आ जाएगा। तारीफ तो बहुत सुनी थी तेरी, तू कियान ओबराय का बेटा है। तुझे कैद करना इतना आसान नहीं होगा, पर देखा तो तू यहाँ मेरे सामने इस चेयर से बंधा है। बोलते हुए वह शख्स मुस्कुराने लगा। चेयर से बंधा है? उस शख्स ने कहा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी अपने दुश्मन को कमजोर और बेवकूफ मत समझना। तुझे पता है तूने 2 गलतियां की हैं। पहली गलती तूने मुझे यहाँ लाकर की, दूसरी गलती तूने मुझे समझा जो मैं हूं नहीं। क्या तुम विहान ओबराय नहीं हो? फिर कौन हो तुम? तेरा बाप रोहन सिंह राठौर। बोलते हुए रूहान ने एक पंच उस आदमी के मुंह पर मार दिया। इतनी औकात नहीं है? फिर उसकी कॉलर पकड़कर बोला, तेरी इतनी औकात नहीं तू रूहान को कैद कर सके। मैं अपनी मर्जी से तेरे साथ आया हूँ। बोलते हुए रूहान ने एक और पंच उसके मुंह पर मारा, पर तभी उसके आदमी चारों तरफ से उसके ऊपर गन पॉइंट करके खड़े हो गए। तू आया तो अपनी मर्जी से, पर यहाँ से तेरी लाश ही जाएगी। आदमी ने खड़े होते हुए कहा। गीदड़ कब से शेर का शिकार करने लगे? रूहान ने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा। बता दो इससे कौन गीदड़ है और कौन आदमी? के कहने पर सभी ने अपनी गन लोड की और रूहान पर तान दी। इससे पहले कि कोई रूहान को शूट कर पाता, उन सभी पर गोलियों की बारिश हो गई। रूहान को घेरे व सारे आदमी उन गोलियों का शिकार होकर नीचे गिर गए। देर लगी आने में, तुमको शुक्र है फिर भी आए तो, रूहान ने मुस्कुराते हुए कहा। रस्सी के सहारे एक शख्स गोली चलाते हुए ऊपर से नीचे आया। तू ठीक तो है ना? उस शख्स ने रूहान से पूछा। रूहान ने पलकें झपकाई पर हामी भरी। उस शख्स ने एक गन रूहान की तरफ उछाल दी। रूहान ने गन कैच की और दोनों ही उन आदमियों पर भूखे शेर की तरह टूट पड़े। कुछ ही पल में वह जगह शमशान घाट बन गई थी। पैरों में पड़े आदमी ने रूहान से कहा, बहुत शौक था ना तुझे विहान ओबराय से मिलने का? तो देख ले, तेरे सामने तेरी मौत बनकर खड़ा है वह। रूहान की बात सुनकर उस आदमी ने दूसरे शख्स को देखा, जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। खेद इतनी ज्यादा खूबसूरत, उनमें इतना ही अंधकार दिख रहा था।
विहान ने अपनी ठंडी आवाज से कहा, किसके कहने पर तुम हमें यहाँ लाए हो? अगर मैंने तुम्हें उनका नाम बता दिया तो वह लोग मुझे मार देंगे, अगर नहीं बताया तो हम तुझे मार देंगे, रूहान ने कहा। अब भौंकना शुरू कर। विहान ने कहा, मैं तो कॉन्ट्रैक्ट किलर हूँ, मुझे तुम्हें मारने का नहीं, तुम्हें पकड़ कर लाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। काम की बात बोल, नाम बता, इतना टाइम नहीं हमारे पास। रामायण सुने बैठकर। रूहान ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा, दच। उस आदमी ने जवाब में कहा, यह नहीं सुधरेगा साला, आज तक छुपकर ही वार करता आ रहा है, सामने आने की तो हिम्मत नहीं होती इसकी। रूहान ने दांत पीसते हुए कहा। विहान ने अपने गन की एक गोली उस आदमी के सीने में डाल दी। अबे तूने इसे मार क्यों दिया, या हमें दच तक ले जाता, रूहान ने चौंकते हुए कहा। विहान ने निशांत लहजे में कहा, तुझे सच में लगता है इसे दच के बारे में पता होगा? दिल्ली में मौसम का कुछ ऐसा हाल था, लोग घर से निकलते ही डर रहे थे। तेज मूसलाधार बारिश ने सब अपने घरों में बैठे थे, तो वहीं कुछ लोग सड़क पर इतनी बारिश में भीगते हुए मौत का खेल देख रहे थे। किसी की भी पलकें एक सेकंड के लिए भी नहीं रुक रही थी। उन्हें डर था कहीं वह अपनी पलकें झपकाए और आंखों से वह नजारा न छूट जाए जिसे देखने के लिए वह इतनी तूफानी बारिश में खड़े थे। मुंह पर एक पंच पड़ते ही एक आदमी नीचे गिरा और सब चीखते हुए, रॉकी रॉकी रॉकी। वह आदमी जिसे अभी पंच पड़ा था, उसने अंगूठे से अपने होठों के कोने से निकल रहे खून को साफ किया और उठकर खड़ा हो गया और हाथ के इशारे से रॉकी को अपने ऊपर वार करने के लिए कहा। रॉकी यह देखकर धीरे से मुस्कुराया और अपनी पूरी ताकत इकट्ठा कर उस आदमी को फिर से पंच किया। इस बार वह आदमी गिरा नहीं, सिर्फ उसके कदम लड़खड़ा गए। उस आदमी की आंखें एकदम शांत और गहरी थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था वह आंखें मानो विरासत में मिली हो। उसे चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। माथे पर बिखरे बालों से बारिश का पानी टपक रहा था। आदमी ने अपने सामने खड़े रॉकी को देखा और कहा, नाउ इज माई टर्न। बोलते हुए उस आदमी ने एक पंच बनाया। पंच बनाते ही कहा भूल गए और उसकी नसें उभर आई। पूरे फोर्स के साथ एक जोरदार पंच रॉकी के मुंह पर मारा। पंच पड़ते ही रॉकी धड़ाम से नीचे गिर गया। यह देखकर वह आदमी होठों को तिरछा कर धीरे से मुस्कुराया और जाने लगा। तभी एक आदमी ने उसे रोकते हुए कहा, अभी फाइट खत्म नहीं हुई है, तुम कहाँ जा रहे हो? फाइट खत्म हो चुकी मेरे भाई। इसके हाथ का पंच खाकर आज तक कोई उठा नहीं, इससे पहले तेरा यह रॉकी हमेशा के लिए उठ जाए, इसे उठाओ और हॉस्पिटल ले जाओ, गौतम ने कहा और उस आदमी के पीछे जाने लगा। हमें भी हॉस्पिटल चलना चाहिए, गौतम ने कहा। क्यों, तुझे दर्द फील नहीं होता? जानता हूं, पर इसके ऊपर मरहम पट्टी तो करनी पड़ेगी ना, गौतम ने चोटों को दिखाते हुए कहा। गौतम जबरदस्ती उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले आया था। एक मिडिल एज की डॉक्टर जख्मों को साफ करते हुए बोली, नाम क्या है तुम्हारा? विवान, गौतम ने जवाब दिया। अच्छा नाम है, तुम यंगस्टर हो, तुम्हारा खून गर्म है जानती हूँ, पर फिर भी इस तरह लड़ाई झगड़ा मत किया करो बेटा। डॉक्टर के मुंह से खुद के लिए बेटा शब्द सुनकर विवान ने जो की पलकों को उठाकर उस डॉक्टर को देखने लगा। डॉक्टर के चेहरे पर मास्क लगा था, सिर्फ उसकी आंखें ही दिख रही थी, पर ना जाने क्यों उन आंखों में विवान को अपनापन दिखाई दे रहा था। 26 सालों में पहली बार किसी ने विवान को बेटा कहा था। उन शब्दों में इतनी ममता भरी थी कि विवान जिसे दर्द फील नहीं होता था, उसे वह ममता फील हो रही थी। ऐसे क्या देख रहे हो? डॉक्टर ने पूछा। आप कौन है? विवान ने पूछा। डॉक्टर राधिका। क्या हम पहले मिल चुके हैं? विवान ने पूछा। जो इतनी देर से विवान के जख्मों पर ड्रेसिंग कर रही थी, उसने भी विवान की तरफ देखा। विवान की आंखों में देखकर राधिका ने कहा, पता नहीं, पर तुम्हारी ये आंखें देखकर लगता है मैंने आंखें कहीं तो देखी हैं। डॉक्टर राधिका, आपको चीफ बुला रहे हैं, एक नर्स ने डॉक्टर राधिका से कहा। विवान की ड्रेसिंग करके डॉक्टर राधिका चीफ से मिलने चली गई। इधर गौतम ने विवान से कहा, बचपन से तेरे साथ हूँ मैं, तो इनसे कब मिला पता नहीं, मुझे ऐसा लगा, विवान ने जवाब दिया। मुझे अभी तक एक बात समझ नहीं आ रही, हम मुंबई की जगह दिल्ली में क्यों आए? क्योंकि जिसके लिए हम यहाँ आए हैं वह दिल्ली में है क्या? कमिश्नर अभिनव की बेटी दिल्ली में है, गौतम ने चौंकते हुए कहा। हाँ, विवान ने जवाब दिया। दूसरी तरफ मुंबई में शाम ढल चुकी थी और रात हो गई थी। रात के अंधेरे में दो लड़कियां सड़क पर भाग रही थी। उनके पीछे भाग रहे लोगों के मुंह से एक ही वर्ड निकल रहा था, चोर चोर चोर, पकड़ो इन्हें, चोर हैं। भागते भागते वह दोनों ही लड़की एक होटल के पार्किंग में घुस गई। उनके पीछे भाग रही पब्लिक जब आगे निकल गई, तब वह दोनों कार के पीछे से निकलकर बाहर आई।
दोनों चुराए हुए वैलेट से पैसे निकालने लगी। अरे वाह, इस बार सही आदमी पर हाथ साफ किया है हमने। साले के पर्स में सारे नोट गुलाबी हैं, झील ने कहा और झरना के पर्स में झांकते हुए बोली, तू दिखा तेरी कितनी कमाई हुई। झरना ने जैसे ही पर्स को टटोला, उसमें से ढेर सारे पैकेट्स निकले। उन पैकेट्स को देखकर झरना ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, ये कंडोम के पैकेट। साले आपस में सेक्स की दुकान लिए घूम रहा है तो साले के पर्स के साथ दिमाग भी सेक्स ही भरा है, तभी तो इतने सारे कंडोम के पैकेट्स लिए घूम रहा है। झील ने मुंह बनाते हुए कहा, साला इतनी मेहनत बर्बाद हो गई हमारी, इतना भाग्य है, अब भूख भी लगने लगी है। झरना ने दोनों हाथ कमर पर टिकाए हुए कहा। उसी रात मुंबई में अभिनव डिनर करने बैठा ही था कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। फोन की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे अननोन नंबर को देखकर अभिनव ने कॉल रिसीव करते हुए हेलो कहा। दूसरी तरफ से किसी के हंसने की तेज तेज आवाज आ रही थी। हेलो, कौन बोल रहा है? अभिनव ने फ्रस्ट्रेशन में कहा। क्यों, पहचाना नहीं तूने मुझे, जिसके पीछे दो कुत्ते की तरह हाथ धोकर पड़ा है और कुछ कुत्तों को भी भेजा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? अपने बाप को नहीं पहचाना तूने? बोलते हुए वह आदमी फिर से हंसने लगा। जोरावर, अभिनव ने दांत पीसते हुए अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा। हाँ जोरावर, अब जैसे तूने अपने कुत्तों को भेजा है ना, वैसे ही वापस बुला उन्हें। क्यों, डर लग रहा है तुझे कहीं मैं तुझे घसीट कर वापस इंडिया ना ले आऊं? अरे कमिश्नर, औकात में रहे अपनी तू, मुझे छू भी नहीं सकता। जोरावर ने तेज आवाज से कहा। तेरे गले में कुत्ते का पट्टा डालकर तुझे सड़कों पर ना दौड़ाया ना, तो मेरा नाम भी कमिश्नर अभिनव नहीं। हाँ तो कोई दूसरा नाम सोच ले अपना, क्योंकि तेरा यह सपना कभी नहीं पूरा होगा। और यह जो तूने कुत्तों की फौज भेजी है ना, इसे भी वापस बुला ले, वरना कहीं तेरे इस किए की कीमत तेरी बेटी को ना चुकानी पड़े। जोरावर ने अपनी बात कहकर बिना अभिनव की बात सुने कॉल कट कर दिया। अभिनव ने फोन देखा, कॉल कट हो चुकी थी। इन 20 सालों में सच में सब कुछ बहुत बदल गया था। अभिनव एसपी से कमिश्नर बन गया था। बढ़ते क्राइम और लोकल गैंगस्टर के समूह ने पुलिस की अच्छी खासी वाट लगा रखी थी। उनकी नजरों में पुलिस की कोई वैल्यू नहीं थी। एक टाइम था जब इसी शहर को कियान के नाम से जाना जाता था और आज इसी शहर को सब अपने कंट्रोल में रख करना चाहते थे। ऐसी चाहत करने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है, जिसमें सबसे पहला नाम रुद्राक्ष राय चंद्र राव का आता है और उसके बाद जोरावर और कोबरा का। जोरावर जो 10 साल पहले ही इंडिया छोड़कर चला गया था, इस बार उसका केस मुंबई पुलिस को मिला था। अभिनव ने एक स्पेशल ट्रेनर तैयार करके जोरावर के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए यूएसए भेज दिया था, जिसका पता जोरावर को चल गया था। जोरावर ने सभी तरीके आजमाए थे अभिनव से डील करने के लिए, पर अभिनव वह एक ईमानदार ऑफिसर था, कियान के साथ काम कर चुका अभिनव जुर्म के सामने इतनी आसानी से झुकने वाला नहीं था। कॉल कट होने के बाद अभिनव ने अपना खाना शुरू किया। कुछ बाइट खाते ही अभिनव को कुछ याद आया और वह खाने के बीच ही रुककर अंशिका से पूछा, सांझ कहाँ है? सांझ अभिनव और अंशिका की बेटी, जिसकी परवरिश अभिनव ने बड़े प्यार से की थी, पर वह ठहरी अंशिका की बेटी तो शरारती कैसे ना होती। तो चलिए जानते हैं इस बार उसने क्या शरारत की थी। अंशिका ने कंफ्यूजन में अभिनव को देखा। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? बताओ सांझ कहाँ है? अब आपने ही तो उसे ट्रिप पर भेजा है उसके दोस्तों के साथ। मैंने कब भेजा? अभिनव ने चौंकते हुए कहा। आज सुबह ही तो दिल्ली गई है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया अंशिका, यहाँ मुझे फ्रेड फील हो रहा है और तुमने उसे दिल्ली भेज दिया। हेलो मिस्टर, मैंने नहीं, आपने दी है उसे परमिशन दिल्ली जाने की। और तुमसे या किसने कहा? मैंने उसे परमिशन दी। सांझ ने उल्लू बनाया है उसने तुम्हें? अभिनव ने गुस्से से कहा। पता नहीं मैंने तुम जैसी बेवकूफ लड़की से शादी क्यों की। इसी बेवकूफ लड़की से प्यार हो गया था आपको और उससे उसकी शादी के मंडप से भगा लाए थे आप। अंशिका ने अभिनव की बातों का जवाब दिया। दिमाग खराब हो गया था ना मेरा, इसलिए तुम्हारे चक्कर में पड़ा, तुमसे शादी की। अभिनव ने चीखते हुए कहा। ऐसा ही होता है जब गर्लफ्रेंड बीवी बनती है। जब तक गर्लफ्रेंड हो तब तक तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, एक बार बीवी बन जाओ तो तुमसे ज्यादा भयानक चुड़ैल इस दुनिया में दूसरी कोई नहीं, अंशिका ने लगभग रोते हुए कहा। अभिनव ने गुस्से में अपनी मुट्ठी को भींचा और खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए बोला, कॉल करो उसे और कहो पहली फ्लाइट लेकर वापस मुंबई आए। अभिनव अपनी बात बोलकर अपने रूम में चला गया। अंशिका सांझ को कॉल करने लगी। रिंग जा रही थी पर कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा था।
दिल्ली में एक होटल के लॉज में कुछ लड़के और लड़कियां पार्टी कर रहे थे। डिम लाइट, लाउड म्यूजिक में वह सारे ही हाथ में वाइन का गिलास लिए म्यूजिक की बीट पर थिरक रहे थे। उनसे कुछ ही दूरी पर एक टेबल पर सभी का फोन रखा था। उन फोन में से एक फोन कंटिन्यूअसली रिंग हो रहा था। स्क्रीन पर एक फोटो के साथ मॉम कॉलिंग लिखा हुआ आ रहा था। तो वही उन सभी के बीच एक लड़की डेनिम शर्ट, स्कर्ट और वाइट ऑफ शोल्डर क्रॉप टॉप में झूम रही थी। उसके दोनों हाथ ऊपर हवा में चल रहे थे। उसकी पतली कमर क्रॉप टॉप डेनिम स्कर्ट शर्ट के बीच से झांक रही थी, जिसे देखकर उसे कुछ दूरी पर खड़े लड़के ड्रिंक करते हुए बोले, कमाल की चीज है, या बनाने वाले ने बड़ी ही फुर्सत से बनाया इसे। दूसरे लड़के ने कहा, इसे हासिल नहीं किया तो फिर जिंदगी में क्या ही किया, तो देर किस बात की, उठा लो छोरी को और मन्ने भी चखा दो इसका स्वाद। तीसरे लड़के ने कहा। उसकी भाषा से ऐसा लग रहा था लड़का हरियाणवी है। दूसरी तरफ मुंबई में दो लड़कियां 7 स्टार होटल में बैठे डिनर कर रही थी। खाने से भरी टेबल को देखकर एक लड़की ने कहा, यार झरना, इतना सारा खाना मंगवा कर तूने बिल भी अच्छा खासा बनवा दिया है। तू ना झील खाने के मजे ले, और रही बिल की बात तो वह हमने आज तक दिया है क्या जो अब देंगे। बोलते हुए झरना ने भीड़ को हाई फाई दिया। नजरें घुमाकर झरना ने होटल को एक्सप्लोर किया। उसकी नजर एक टेबल पर जाकर रुकी जहाँ एक कपल बैठा था। उसे देखकर झरना ने कहा कि देखो साला, एक फंसाए बैठी है, फिर भी औरों का पीछा नहीं छोड़ रही। तुझे कैसे पता कि औरों के पीछे पड़ी है? अबे इसकी आंखें देख, सामने से ज्यादा इधर उधर बैठे लोगों को ही देख रहे हैं। साला, ईमानदारी नाम की चीज ही नहीं है। एक हमें देखो, आज तक कितने ईमानदार और वफादार हैं। अपने काम के प्रति कितना भी हैंडसम लड़का क्यों ना हो, छोड़ते नहीं है, बटवा मार ही लेते हैं साले का। झरना की बातों पर झील ने कहा, यह बात तूने बिल्कुल सच कही। इतने हैंडसम लड़के देखे पर साला ऐसा लड़का नहीं मिला अभी तक जिसे देखकर हमारा दिल धक धक करे। हमें तो लगता है भगवान जी ने हमारे हाथों में शादी की लकीरें खींचना ही भूल गए हैं। तभी तो साला 20 साल हो गए हैं पर अभी तक कोई मिला नहीं, झरना ने कहा और अपना खाना खाने लगी। झील ने भी हामी भरते हुए अपने खाने को खत्म किया। एक वेटर आया और बिल टेबल पर रखकर चला गया। बिल देखकर झील ने चलते हुए कहा, अबे इतना बिल कौन बनाता है बे साला, पूरे होटल का बिल हमसे वसूल करेगा। ओ के साला, लिखते हुए तुझको शर्म न आई? मुंह उठाकर 25,000 लिख दे। ओ 25,000? झरना ने भी चौंकते हुए कहा। हाँ 25,000, झील ने मुंह बनाते हुए कहा। दोनों ने एक दूसरे की आंखें मारी और जोर से चीखने लगी, बम बम, होटल में बम है। लोगों का इतना सुनना था कि तभी वहां अफरा तफरी मच गई। सब इधर उधर भागने लगे। झरना और झील दोनों आसानी से भीड़ के सहारे होटल से बाहर आ गई। इस बीच दोनों ने कुछ लोगों के पर्स भी चुरा लिए थे। दिल्ली में एक जीप उसी होटल के बाहर आकर रुकी जहां सांझ अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। विवान और गौतम दोनों ही जीप से बाहर आए। गौतम ने कंफ्यूजन में विवान से पूछा, यार हम यहाँ क्यों आए हैं? उसी के लिए जिसके लिए हम दिल्ली आए हैं। बोलते हुए विवान आगे बढ़ गया, क्या वह लड़की इस होटल में रुकी है? पर हम उसे पहचानेंगे कैसे? हमने तो उसे देखा भी नहीं। गौतम ने पूछा, वह हमें अपनी पहचान खुद बताएगी, विवान ने जवाब दिया। पर वह ऐसा क्यों करेगी? वह हमें अपनी पहचान क्यों बताएगी? गौतम ने सवाल किया पर उसे इस बार उसके सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। विवान होटल में एंटर हो गया और वहां पार्टी हो रही थी वहां पहुंच गया। अमीर बाप की बिगड़ी बिगड़ी औलादे को देखते हुए वह उस भीड़ में उसे ढूंढने लगा जिसके लिए वह पहली बार ऐसी जगह आया था। विवान एक नज़र सबको देखते हुए काउंटर की तरफ बढ़ गया। विवान काउंटर तक पहुंचता उससे पहले ही एक लड़की उसकी बाहों में आ गिरी। विवान उस लड़की को देख रहा था जो नशे में पूरी धुत थी। उसकी आंखें नशे में हल्की गुलाबी हो गई थी। लड़की ने विवान की काली गहरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मुझे कॉकटेल पीने की जरूरत नहीं, इन्हें देखकर ही नशा चढ़ गया यार। विवान ने अजीब नजरों से उस लड़की को देखा। उसे सही से खड़े करते हुए विवान कुछ कहे बिना आगे बढ़ गया। वह अभी आगे बढ़ा ही था कि तभी उसके कदम रुक गए। दरअसल हुआ क्या यह कि जब तीनों लड़कों ने सांझ को देखा तो उसे उसके दोस्तों से दूर दूसरी तरफ ले आए थे जहां ड्रिंक करने की वजह से सांझ को होश नहीं था, इसलिए वह उनके साथ चली आई। पर जब उन लड़कों ने उसे छूना शुरू किया तो वह उन्हें खुद से दूर करने लगी। लड़खड़ा जाने की वजह से सांझ विवान की बाहों में जा गिरी। उसे ना उन लड़कों ने उसे छूने की कोशिश की तो सामने उन्हें खुद से दूर करते हुए कहा, लीव मी, छोड़ो मुझे। जानते नहीं तुम लोग मुझे कौन हो? मैं तो बताना जरा, हम भी तो जाने कौन हूँ तुम।
उन्हीं में से एक लड़के ने कहा, कमिश्नर की बेटी हूं मैं सांझ। जैसे ही यह लाइन विवान ने सुनी, उसके आगे बढ़ते कदम रुक गए। विवान ने गर्दन पीछे कर सांझ को देखा और होठों को तिरछा कर धीरे से मुस्कुराया, पर तभी उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई जब उसकी नजर उन लड़कों पर गई। सांझ ने जब यह कहा कि वह कमिश्नर अभिनव की बेटी सांझ है, तो विवान के आगे बढ़ते कदम वहीं रुक गए। जैसे ही उसकी नजरें उन लड़कों पर गई, तो सांझ को जो तंग कर रहे थे, उन काली खूबसूरत आंखों में गुस्सा भरा। यह 5 लड़कों से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उन लड़कों ने सांझ के दोनों हाथों को पकड़ लिया था, तो वहीं एक लड़का उसकी कमर को पकड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा रहा था। इससे पहले कि वह सांझ की कमर को छू भी पाता, कि उससे पहले ही एक मजबूत हाथ ने उस लड़के के हाथ को पकड़कर मोड़ दिया। हाथ के मुड़ते ही वह लड़के दर्द में जोर से चिल्लाए। लाउड म्यूजिक होने की वजह से आवाज सिर्फ कुछ ही लोगों ने सुनी जो उसके आसपास थे। दूसरे लड़के, जिसने सांझ का हाथ पकड़ा हुआ था, उसने जल्दी से सांझ का हाथ छोड़ दिया। उसने सांझ को धक्का देते हुए उसका हाथ छोड़ा था। सांझ, जो पहले से ही ड्रिंक की हुई थी, वह खुद को संभाल नहीं पाई और पीछे होते ही उसकी पीठ विवान के सीने से टकरा गई। विवान ने सांझ को संभालते हुए उसे साइड में पड़ा टेबल उस पर बैठा दिया। विवान उसकी फाइटिंग स्किल औरों की फाइटिंग स्किल से बहुत अच्छी थी। वह उसकी सालों की प्रैक्टिस का नतीजा था। उसने बड़े ही आराम से उन लड़कों को ज्यादा चोट पहुंचाए बिना ही उनकी गर्दन पर एक एक वार करते हुए उन्हें बेहोश कर दिया। अब तक गौतम भी वहां आ गया था। क्या हुआ मिली? वह गौतम के पूछने पर विवान ने पीछे पलटकर काउच पर लेटी सांझ को देखा। विवान ने उसे बैठाया था, पर नशे में होने की वजह से वह वहीं काउच पर ही लेट गई। क्या यही है? वह गौतम ने पूछा। विवान ने हाँ कहा और सांझ को उठाने लगा। सांझ, वह तो देर से उठने के मूड में ही नहीं थी। सांझ को लगा वह अपने बेडरूम में सो रही और उसकी माँ अंशिका उसे उठाने आई। यही सोचते हुए सांझ ने आंखें बंद किए हुए कहा, सोने दो ना मम्मा, बस थोड़ी देर और प्लीज। सांझ की बातें सुनकर विवान ने अपनी भौहें सिकोड़ी, तो वहीं गौतम हंसने लगा। विवान ने गौतम को अपनी ठंडी नजरों से देखा। गौतम शांत हो गया। विवान अब तक समझ गया था यह लड़की ऐसे नहीं उठने वाली, तो उसने झुककर सांझ को अपने कंधे पर उठाया और उसके पैरों को मजबूती से पकड़ लिया। सांझ के दोनों हाथ और बाल विवान के बैक साइड झूल रहे थे। क्या है, यह लड़की को भी ऐसे उठाया है जैसे यह कोई लड़की ना हो, गेहूं की बोरी हो? गौतम बोलते हुए विवान उनके पीछे पीछे चला गया। मुंबई में विहान और रूहान दोनों विला में थे। विहान ने रूहान के जख्मों को साफ करते हुए कहा, क्यों तू खुद को डेंजर में डालता है? तू क्या तुझे जाने देता? यह लड़ाई मेरी है तो इससे लड़ूंगा भी मैं ही ना। फिर इस लड़ाई में मुझे कितने भी जख्म मिले मुझे फर्क नहीं पड़ता। गलत यह लड़ाई तेरी नहीं मेरी भी है। मैंने भी तो अपने पापा को खोया है। और रही बात तुझे अकेला छोड़ने की, तो यह मैं कभी नहीं करूंगा। पापा ने कहा था तेरा साया बनकर तेरे साथ रहूं। भला साया भी कभी पीछा छोड़ता है? रूहान ने रिहान की बात को याद करते हुए कहा, तो कब तक तू मैं और मैं तू बनकर जिएंगे? विहान ने पूछा। तो रूहान ने कहा, जब तक वो चूहे अपने बिल से बाहर नहीं आ जाते। दुनिया के लिए तू रूहान सिंह राठौर है और मैं विहान ओबराय। तेरे ऊपर होने वाले सभी अटैक मेरे ऊपर होंगे और हर बार की तरह तू पीछे से आकर उन्हें मार देगा। इसी प्लान को फॉलो करते हुए हम एक दिन उन सभी को खत्म कर देंगे जिन्होंने हमारे परिवार को खत्म कर दिया। रूहान ने गुस्से में अपनी मुट्ठी को भींचते हुए कहा। विहान उठा और दोनों हाथ पैंट की जेब में डालकर आगे बढ़ गया। वह हमारे दुश्मन थे, हमें खत्म करना चाहते थे। हमारी वजह से तेरा परिवार भी बिछड़ गया, तुझे मेरी तरह अनाथ होना पड़ा। विहान ने कहा, यह तेरा मेरा क्या है? भूल गया बड़े पापा जी ने क्या कहा था? हम सब एक परिवार हैं। अगर हम में से किसी को तकलीफ होगी तो दर्द दूसरे को भी होगा। रूहान अपनी बात कहते हुए विहान के सामने आकर खड़ा हो गया और बात खत्म करते ही उसके गले से लग गया। विहान और रूहान एक दूसरे की ताकत थे और बेस्ट फ्रेंड भी। अच्छा, यह तो बता छोटे मामा और मामी कब आ रहे हैं? रूहान ने पूछा। कल तक आ जाएंगे, विहान ने जवाब दिया। दिल्ली में विवान सांझ को अपने होटल ले आया था। वह बेड में लेटी लड़की को देख रहा था जो नशे में धुत मस्त हो रही थी, जिसे एहसास तक नहीं था कि उसका किडनैप हो गया है। विवान ने एक नजर सांझ को नीचे से ऊपर तक देखा। करली लॉन्ग हेयर, गोल से खूबसूरत चेहरे पर छोटी सी नाक, भूरी भूरी दो आंखें और पतले नेचुरल गुलाबी होंठ, पतली गर्दन, ऊपर से जीरो साइज फिगर एक हाथ में समा जाए इतनी पतली कमर और गोरी गोरी दो लंबी टांगे। सांझ बिल्कुल एक मॉडल जैसी लग रही थी। इसके कपड़े कैसे हैं? इसमें ढका ही क्या है? बेवकूफ लड़की, जब ऐसे कपड़े पहनकर बाहर निकलेगी तो लड़के तो परेशान करेंगे ही ना। विवान ने सांझ को एक नजर देखते हुए कहा।
फिर अपना फोन निकाल कर कॉल करते हुए बालकनी में चला गया। कॉल रिसीव होते ही विवान ने कहा, काम हो गया। दूसरी तरफ से हंसने की आवाज आ रही थी। विवान ने कॉल कट किया और काउच पर जाकर लेट गया। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। तो वहीं मुंबई में अंशिका परेशान हो गई थी। उसने कम से कम सांझ को 50 कॉल किए थे, पर उसने एक बार भी उसका कॉल रिसीव नहीं किया। अभिनव स्टडी रूम में एक केस की स्टडी कर रहा था। जब उसने रोने की आवाज सुनी, उसने सामने देखा, अंशिका रोते हुए उसी के पास आ रही थी। अंशिका को ऐसे रोते देखकर अभिनव ने हाथ में पकड़ी फाइल को नीचे रख दिया और अंशिका के पास आकर उसे शांत करते हुए बोला, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हारी सांझ से बात हुई नहीं? अभिनव, वह मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही। मैं पिछले 1 घंटे से उसे कॉल कर रही हूँ। अभिनव, हमारी सांझ ठीक तो होगी ना? उसे कुछ नहीं होगा ना? अंशिका रोते हुए बोले जा रही थी। तो वहीं अभिनव को यह सुनकर जोरावर की धमकी याद आई। कहीं उसके आदमियों ने सांझ को किडनैप तो नहीं कर लिया? अभिनव ने मन ही मन खुद से कहा, फिर से मिस हो गया साला। कब तक, आखिर कब तक बचेगा तू मुझसे विहान ओबरॉय? एक दिन मेरे हाथ में तेरी गर्दन होगी। दक्ष ने चीजों को इधर उधर बिखेरते हुए कहा। वह काउच पर बैठ गया और हाथ में दारू की बोतल लेकर पीने लगा। अगली सुबह सांझ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। रूम को देखकर वह चौंक गई और उठ कर बैठ गई। यह रूम तो मेरा नहीं है, सांझ ने रूम को एक नजर देखते हुए कहा। फिर उसकी नजर काउच पर सो रहे विवान पर गई। यह कौन है और मैं इसके साथ इस रूम में क्या कर रही हूँ? सांझ है, विवान को देखते हुए कहा। विवान को सोते हुए देखकर सांझ ने खुद से कहा, इससे पहले यह जाग जाए भाग जा। सांझ, यहाँ से कहीं यहाँ कैद करके ना रख ले। बोलते हुए सांझ उठी और दबे पांव जाने लगी। वह डोर को ओपन करती कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका एक पैर पकड़ लिया। सांझ ने अपने उस पैर को देखा। यह तो चैन है। मेरे पैरों में चैन किसने पहनाई? चैन की ओर देखते हुए सांझ ने कहा और फिर उस चैन को देखने लगी। उस चैन का छोर सांझ के पैर में बंधा था और दूसरा छोर विवान के हाथ में बंधा था। यह आदमी क्या है? यह आदमी पागल है क्या? यह मुझे जानवर समझता है जो इसने मुझे चैन से बांधा हुआ है? विवान अभी भी सो रहा था। सांझ दबे पांव विवान के पास गई और उसे देखने लगी। शक्ल से कितना मासूम और शरीफ दिखता है, पर इसकी हरकत एक मॉन्स्टर जैसी ही है। इसलिए मम्मा कहती हैं, बेटा शक्ल पर मत जाना किसी की। सांझ ने विवान को देखते हुए मन ही मन खुद से कह रही थी, इससे पहले यह मॉन्स्टर जाग जाए, चल सांझ जल्दी से चाबी ढूंढ इस लॉक की। बोलते हुए सांझ घुटनों के बल उसके सामने बैठ गई। वह विवान को देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विवान ने चाबी छुपाई कहाँ होगी। कहीं इसने गले में तो चैन डालकर नहीं पहन ली? एक मूवी देखा था, हाँ पक्का 420 के गले में ही होगी। सोचते हुए सांझ विवान के ऊपर झुक गई और उसके गले में झांकते हुए चाबी देखने लगी। विवान के शर्ट का एक ही बटन खुला था। सांझ सही से देख नहीं पा रही थी। उसने धीरे से अपने दोनों हाथों से विवान की शर्ट को पकड़ा और उसके बटन खोलने लगी। वह यह करते हुए विवान के इतने करीब थी कि विवान की सांसें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। अभी सांझ ने विवान की शर्ट का एक बटन खोला ही था कि अचानक से विवान ने अपनी आंखें खोलते हुए सांझ के दोनों हाथ को अपने हाथ से पकड़ लिया। यह क्या कर रही हो तुम? विवान ने एरोगेस वॉइस में कहा। विवान के ऐसे अचानक आंखें खोलने से सांझ डर गई थी। वह घबरा रही थी, ठीक वैसे जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। मैंने कुछ पूछा, तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रही थी? विवान ने फिर से उसी टोन में कहा। ओह हेलो, अच्छे दिखते हो, पर इसका मतलब यह नहीं तुम कुछ भी बोलोगे। मैं बस चाबी ढूंढ रही थी, तुम्हारा कोई फायदा नहीं उठा रही थी मैं। सांझ ने विवान पर बरसते हुए कहा। तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। पहले तुम खुद ही ऐसे कपड़े पहनती हो, फिर लोगों के बीच ड्रिंक करके एंजॉय करती हो। ऐसे में कोई तुम्हें छू ले तो गलती फिर उसकी निकालती हो। क्यों मेरी जैसी लड़कियों से रोज पाला पड़ता है तुम्हारा? ओ हेलो मिस्टर, मेरी ड्रेस पर कमेंट करने वाले तुम होते कौन हो? ना तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, ना हस्बैंड हो, और तुम्हारे जैसा भाई तो मुझे चाहिए भी नहीं। फिर कौन होते हो तुम मेरी ड्रेस पर कमेंट करने वाले? सामने विवान से आंखें लड़ाते हुए कहा। तुम मेरी जिम्मेदारी हो, इसके अलावा ना कोई रिश्ता मुझे तुमसे रखना और ना बनाना है। विवान ने थोड़ा ऊपर उठते हुए कहा। अब दोनों के नाक के बीच 1 इंच की दूरी थी। सांझ ने गुस्से में विवान की आंखों में देख रही थी। तुम हो कौन और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? सांझ ने पूछा। तुम्हें यह बताना मैं जरूरी नहीं समझता। तुम इतना जान लो, अब से कुछ दिनों तक तुम मेरे साथ रहोगी। इसी तरह मुझे बंद करके तुम्हें यह बताना मैं जरूरी नहीं समझता।
विवान ने अपनी काली गहरी आंखों को सांझ की भूरी आंखों में डालते हुए कहा। सांझ ने गुस्से में विवान की कॉलर पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम हो कौन? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? विवान को कोई उसकी मर्जी के बिना छू भी नहीं सकता था। रॉकी से उसने मार इसलिए खाई थी क्योंकि वह रॉकी की ताकत देखना चाहता था। विवान जो एक चलता फिरता वेपन था, उसे छूने वाले की वह अगले ही पल जान ले लेता था। विवान अपने ऊपर जो कि उस बेवकूफ लड़की को देख रहा था जिसने अनजाने में उसकी कॉलर को पकड़ा हुआ था। सांझ ने अपनी पलकें झपकाई। जैसे ही उसने पलकें झपकाकर दोबारा विवान का चेहरा देखा तो वह हैंडसम चेहरा अब उसके ऊपर था। सांझ विवान को अपने ऊपर देखकर चौंक गई। उसने फिर से अपनी पलकें तेजी से 2 बार झपकाई। विवान सच में उसके ऊपर था और वह उसके नीचे। विवान ने यह इतनी तेजी से किया कि सांझ को एहसास तक नहीं हुआ। विवान होठों को हल्का तिरछा कर धीरे से मुस्कुराया और कहा, आगे से कॉलर मत पकड़ना वरना तुम। विवान जानबूझकर अपनी बात को अधूरा छोड़कर सांझ के ऊपर से उठकर खड़ा हो गया। सांझ उसके ऐसे अधूरी बात बीच में छोड़ने पर झुंझला गई। उसने फ्रस्ट्रेशन में कहा, वरना क्या मिस्टर व्हाट एवर यार नेम? विवान तेजी से सांझ की तरफ पलटा और उसके करीब जाकर उसकी आंखों में देखकर कहा, विवान। सांझ ऐसे अचानक विवान के अपने इतने करीब आ जाने से डर गई थी। उसके मुंह के शब्द उसके मुंह में ही रह गए थे। कौन हो तुम? क्यों लाए हो मुझे यहाँ? सांझ ने फिर से विवान की आंखों में देख कर सवाल किया। विवान ने ऐसे व्यक्त किया जैसे उसने सांझ की बात सुनी ही नहीं। वह सीधा वॉशरूम में चला गया। सांझ ने गुस्से में अपने पैर पटके और दोनों हाथों की मुट्ठी को कसकर भींच लिया। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।